उज्जैन का शहर सो रहा है। ऊपर चांदनी, नीचे खामोशी। राजा विक्रमादित्य अपने महल की छत पर खड़े हैं, नजरें दूर जंगल की तरफ। राजा, कुछ सुना? हाँ, वो आवाज इंसानी है और दर्द में है। ये वक्त सोने का है राजा, सुबह देख लेना। बेताल, जो रात में रोता है उसे सुबह का इंतजार बहुत लंबा लगता है। राजा नीचे उतरते हैं। शहर की पुरानी हवेली, दरवाजा टूटा हुआ, अंदर से रोशनी आ रही है। राजा दरवाजा ढकेलते हैं। अंदर का मंजर देखकर एक पल रुक जाते हैं। एक बुजुर्ग आदमी, पंडित माधवराव, जमीन पर बैठा हुआ है। सामने एक लाश है, उसके जवान बेटे की, और लाश के पास एक खंजर पड़ा है। पंडित के हाथ खंजर पर हैं, आंखों में आंसू हैं। रुक जाओ। कौन हो तुम? एक राही जो सही वक्त पर आ गया। ये खंजर उठाओ मत। मेरे बेटे को किसी ने मारा है और मैं जानता हूं किसने मारा। मुझे इंसाफ चाहिए और यहां इंसाफ मिलता नहीं। बताओ, सब कुछ बताओ, एक पल भी मत छुपाओ। मेरे बेटे का नाम था अर्जुन, 17 साल का था, हंसते रहने वाला। एक दिन शहर के सबसे अमीर सेठ धनपत सेठ की बेटी मीरा से दोस्ती हो गई। वो मिलते थे, बातें करते थे, कोई बुराई नहीं थी। मगर धनपत सेठ को यह दोस्ती पसंद नहीं थी। उसने अर्जुन को धमकी दी, मेरी बेटी के करीब मत आना। अर्जुन ने कहा, हम सिर्फ दोस्त हैं। सेठ का गुस्सा भड़क गया। और फिर? 3 दिन पहले अर्जुन शहर से बाहर गया था। वापस आया तो ये खंजर उसके सीने में था। सेठ के नौकर थे आसपास, मगर सबने कहा। क्या कहा सबने? सबने कहा अर्जुन ने खुद को मारा, खुद ही। और तुम? मैं अपने बेटे को जानता हूं, वो ऐसा कभी नहीं करता। मेरा अर्जुन जिंदगी से प्यार करता था। ये खून है और कातिल धनपत सेठ है। सुबह विक्रमादित्य शहर की सबसे बड़ी चौपाल में जाते हैं, जहां धनपत सेठ अपनी गद्दी पर बैठा है। सब लोग इधर उधर हैं। सेठ मोटा, गुरूर भरा चेहरा, सोने के जेवरात। कौन हो तुम? यहाँ क्या काम है? एक सवाल पूछना था सेठ जी। अर्जुन पंडित, वो लड़का जो 3 दिन पहले मरा, उसकी मौत के वक्त आप कहाँ थे? ये क्या बकवास है? वो लड़का खुद मरा, हमारे नौकरों ने देखा। आपके नौकरों ने देखा, ये तो सही है, मगर सवाल ये है, उन्होंने क्या देखा? तुम कौन होते हो सवाल करने वाले? जाओ यहां से, वरना क्या सेठ जी, सच डरने से नहीं डरता। विक्रमादित्य शहर में घूमते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं। एक बुढ़िया जो उस रात बाहर थी, एक दूध वाला जो सुबह आया था, एक बच्चा जो खेल रहा था। बेटी, मैं कुछ बोलूंगी तो मुझे कुछ होगा तो नहीं? तुम सच बोलो, बाकी की जिम्मेदारी मेरी। उस रात मैं अपनी छत पर थी। मैंने देखा 2 आदमी उस लड़के को पकड़ के ले जा रहे थे। वो लड़का चिल्ला रहा था, फिर सब चुप हो गया। उन आदमियों को पहचान सकती हो? एक के हाथ पर एक निशान था, लाल रंग का, बिच्छू जैसा। राजा, धनपत सेठ के खास नौकर कालू के हाथ पर ऐसा निशान है, मैंने देखा था कभी। जानता था। अब एक और सवाल बचा है। क्या? सबूत। सिर्फ एक गवाह काफी नहीं होगा। सेठ के पास पैसा है, ताकत है, वो ये बुढ़िया को सीधा खरीद लेगा। राजा बुढ़िया से बात करने के बाद वहां से चले जाते हैं। रात विक्रमादित्य अकेले धनपत सेठ की हवेली के बाहर खड़े हैं। बेताल ने कहा था अंदर मत जाना, मगर राजा ने सुना नहीं। अंदर से एक खिड़की खुली हुई है। राजा अंदर दाखिल होते हैं। यहाँ कुछ ना कुछ होगा जरूर। विक्रमादित्य संदूक खोलते हैं। संदूक में अर्जुन के कपड़े, खून से रंगा एक कपड़ा और एक चिट्ठी। चिट्ठी पढ़ते हैं, हाथ कांपते हैं। क्या लिखा है? सेठ ने खुद अपने हाथ से अपने नौकर को ऑर्डर दिया था
ये उसी की लिखावट है। अर्जुन को खत्म करो, शाम से पहले कोई गवाह ना हो। रुक जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? 3 आदमी विक्रमादित्य के सामने। राजा के हाथ में वो चिट्ठी। वो भागते नहीं, सीधे खड़े रहते हैं। डाल दो वो चिट्ठी अभी, वरना क्या मुझे भी अर्जुन की तरह खत्म करोगे? तुम जानते हो कुछ भी नहीं। सेठ की बात सुनो, बहुत पैसा मिलेगा, भूल जाओ सब कुछ। पैसा? हाँ, मुझे एक चीज समझ नहीं आई कभी। जो लोग पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं, वो नींद कैसे खरीदें? अच्छा, तो अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। विक्रमादित्य एक कदम पीछे होते हैं दरवाजे की तरफ और फिर तेजी से बाहर निकलते हैं। अंधेरे में भागते हैं, चिट्ठी हाथ में। राजा, तुम काफी मुश्किल में हो। मगर चिट्ठी मेरे पास है बेताल। उज्जैन का दरबार। बड़े बड़े अमीर लोग, पंडित, शहर के मुखिया सब मौजूद हैं। धनपत सेठ एक तरफ बैठा है आराम से। उसे लगता है सब ठीक है। फिर विक्रमादित्य दाखिल होते हैं। ये फिर आ गया, इसको निकालो यहां से। एक पल रुको सेठ जी, पहले ये सुन लो। अर्जुन को खत्म करो, शाम से पहले कोई गवाह ना हो। ये झूठी चिट्ठी है। ये इंसान चोर है, हमारी हवेली में घुसा। इसको पकड़ो। सेठ जी, ये लिखावट तो आप ही की लगती है। नहीं, ये मेरी लिखावट नहीं है। ये मुझको फंसाने की साजिश है। और एक गवाह भी है, एक बुढ़िया जो उस रात बाहर थी, उसने सब देखा। और कालू का हाथ का निशान, वही बिच्छू वाला, वो अर्जुन के कमरे में भी मिला था। दरबार में सब लोग सेठ की तरफ देख रहे हैं। सेठ के नौकर पीछे हट रहे हैं। कालू भागना चाहता है, मगर दरवाजे पर लोग हैं। सेठ जी, एक ही सवाल है, सिर्फ एक, और सच में जवाब दो। क्या सवाल? अगर अर्जुन आपके घर का लड़का होता, अगर ये आपका बेटा होता, तो क्या आप आज भी यही करते? मुझे डर था मीरा की इज्जत का। उसने जो सोच लिया कि वो अर्जुन से ही शादी करेगी। डर से की गई गलती गलती ही रहती है सेठ जी। माफी नहीं मिलती सिर्फ इसलिए कि दिल में डर था। दरबार का फैसला। कालू और दूसरे नौकर पकड़ लिए जाते हैं। धनपत सेठ के हाथ बंद होते हैं। पहली बार उसकी जिंदगी में पैसा काम नहीं आया। बाहर पंडित माधवराव खड़ा है। उसे खबर पहुंची। वो अंदर आता है। तुमने ये किया मेरे लिए? अर्जुन के लिए किया पंडित जी। हर वो इंसान जो बेगुनाह मरा, वो इंसाफ मांगता है, चाहे आवाज हो या ना हो। मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? मेरे पास तो कुछ नहीं। एक काम करो, अर्जुन जो सपना देखता था, जो भी था, उसे पूरा करने की कोशिश करो। जिंदगी उसी की सबसे बड़ी याद होती है। यूं राजा ने पंडित को इंसाफ दिलाया और सेठ को कैद खाने में डाल दिया और पंडित खुशी खुशी वहां से चला गया। रात। शहर से बाहर का रास्ता, विक्रमादित्य और बेताल। आसमान में तारे, वही जो हमेशा होते हैं। राजा का सफर, रात और बेताल का सवाल। राजा, आज तुमने बहुत कुछ किया, मगर एक बात बताओ। पूछो। जब तुम धनपत सेठ के सामने थे और उसने कहा कि वो डर की वजह से ये सब किया, क्या तुम्हारे दिल में एक पल के लिए भी रहम आया? हाँ बेताल, आया। तो फिर इंसाफ क्यों दिया? माफी क्यों नहीं? क्योंकि रहम और इंसाफ अलग अलग चीजें हैं। रहम दिल से होता है और दिल ने सेठ के लिए रहम किया, मगर इंसाफ समाज के लिए होता है और समाज का एक ही कानून होता है, जो करता है भरता है। दोनों एक साथ हो सकते हैं, एक को दूसरे ने रोकना नहीं चाहिए।
तो रहम कहाँ गया? सेठ की बेटी मीरा जो इस सब में बेगुनाह थी, उसने कुछ नहीं किया था। उसका बाप कैद में है, दरबार को कहा है मीरा की पढ़ाई, उसका गुजारा सब होगा। ये रहम है और सेठ की सजा ये इंसाफ। कुछ और पूछना है? नहीं राजा, आज नहीं।